देखिए इस वीडियो में हम टीसीएस के टेक्निकल इंटरव्यू के लिए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। मान लेते हैं मेरे पास टेबल है स्टूडेंट्स नाम का, उसमें दो स्टूडेंट्स हैं मोहित एंड रौनक। तो अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। सबसे पहले देखते हैं ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब है भाई टेबल ही उड़ा दो, पूरा का पूरा टेबल ही उड़ा दीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। ट्रंकेट का क्या मतलब है? ट्रंकेट का मतलब है सारी रोज डिलीट कर दीजिए। टेबल एग्जिस्ट करेगा लेकिन सारी रोज डिलीट कर दीजिए, ठीक है, यानी कि ये सारी रोज डिलीट हो जाएंगी, टेबल रहेगा अपना, ठीक है। फिर लास्ट में है डिलीट। डिलीट क्वेरी में क्या करते हैं हम, अगर कोई आपको पर्टिकुलर रो डिलीट करनी है, यानी कि वेयर क्लॉज के साथ आपको डिलीट करना है कि भाई वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, वेयर आईडी मॉड्यूलो 2 इक्वल टू, यानी कि इवन वाले डिलीट करने हैं, कोई भी कंडीशन के साथ डिलीट करना है तो आप डिलीट का यूज करेगा। एक और चीज भाई, बात करें रोल बैक की। रोल बैक किस किस में कर सकते हैं? डिलीट में कर सकते हैं सिर्फ रोल बैक, ड्रॉप में भी नहीं कर सकते एंड ट्रंकेट में भी नहीं कर सकते, ठीक है भाई। अगर आपको वेयर के साथ कंडीशन के साथ डिलीट करनी है कुछ रोज तो डिलीट का यूज करेंगे। ड्रॉप यानी कि टेबल ही उड़ाना है, ट्रंकेट यानी कि सारी रोज उड़ानी है। रोल बैक किस किस में हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ डिलीट में हो सकता है, ड्रॉप एंड ट्रंकेट में रोल बैक नहीं हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक टेबल गिवन है, ठीक है, एम्प्लॉय के नेम गिवन है, उनकी सैलरी गिवन है, मेरे को निकालनी है nth हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द टेबल। मान लेते हैं मेरे को निकालनी है सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो क्या क्वेरी होगी इसकी? तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका है, लिखिए सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। इतना तो पता है अपने को, इतना तो आता है, बचपन से करते हुए हैं, ठीक है। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम टेबल, ऑर्डर बाय सैलरी DESC, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दीजिए इसको, ठीक है। फिर बस आपको क्या करना है, ये सिंटैक्स याद रखना है, लिमिट n-1, 1। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, n-1 एंड 1। हो क्या रहा है दिखेगा, n-1 का मतलब क्या है एंड यहाँ पे 1 का मतलब क्या है। जोन सा आपको चाहिए, यानी कि जोन सा हाईएस्ट चाहिए वो यहाँ पे लिख दीजिए -1। जैसे कि मेरे को क्या चाहिए, सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, ठीक है, यानी कि 2-1, यानी कि क्या लिखूंगा मैं, लिमिट 2-1 बोले तो 1,1। इस 1 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कितने एलिमेंट्स चाहिए आपको, एक एलिमेंट चाहिए तो 1 ही लिखोगे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ लिख देते हो 2, यानी कि 2 एलिमेंट्स आएंगे। अब इसका मतलब क्या है बताता हूँ, देखो अगर आपने लिखा लिमिट 1,1 तो ये बोलेगा सेकंड हाईएस्ट सैलरी लाओ, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट सैलरी देखो, सबसे पहले अगर मैं इनको अरेंज कराऊंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में तो पहले आएगा D, देन आएगा B, देन आएगा C, देन आएगा A, ठीक है। और लिमिट 1,1 करूंगा, इसका मतलब क्या है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी ला कर दो, यानी कि B आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट में क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ B, किससे, लिमिट 1,1 से। बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलता हूं लिमिट 1,2 तो आउटपुट में क्या आएगा भाई? पहले 1 का मतलब क्या है? पहले 1 का मतलब है कि भाई सेकंड हाईएस्ट सैलरी लाओ, यानी कि B लाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, यानी कि 2 रिजल्ट आएंगे, यानी कि B आएगा एंड देन C आएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं 3 कर दूंगा यहाँ पे तो A भी आ जाएगा। अपने को एक चाहिए ना, सिर्फ एक चाहिए, तो हम 1,1 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो भाई ध्यान रखने वाली बात क्या है, nth हाईएस्ट सैलरी लेनी है मेरे को, लिमिट n-1,1 डाल दीजिए, अपना काम हो जाएगा। ये क्या है, MySQL में लागू होगी ये क्वेरी, ध्यान रखिएगा। तो भाई दो टेबल है मेरे, पर्सन टेबल एंड ऑर्डर टेबल। ऑर्डर टेबल में एंट्री होगी, ठीक है, कि किसने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया है, किसने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया है, ये एंट्री होगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर्सन टेबल में क्या है भाई, पर्सन की आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है एंड देन एज है पर्सन की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरह से ऑर्डर टेबल में क्या है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर नंबर है एंड देन पर्सन की आईडी है जिसने वो प्लेस किया है। अब पर्सन टेबल में प्राइमरी की ये हो जाएगी, ऑर्डर टेबल में प्राइमरी की हो जाएगी ये। अब देखिए ध्यान से, ऑर्डर टेबल में क्या है, ये पर्सन आईडी है। पर्सन आईडी जो है ये क्या है, ये है फॉरेन की। किसमें, ऑर्डर टेबल में क्या है, ये फॉरेन की है, ठीक है। तो फॉरेन की डेफिनेशन क्या होती है, फॉरेन की एक टेबल में जो होती है वो दूसरे कॉलम की प्राइमरी की होती है, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भाई क्या मैं फॉरेन की को यानी कि पर्सन आईडी को प्राइमरी की बना सकता हूँ? सोच के देखो फायदा क्या होगा, ये सोचो फायदा क्या होगा, क्यों करेंगे ये काम। अब देखो यहाँ पे फॉरेन की का मतलब ही है, हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि दो टेबल की मैपिंग कर सके और रिडंडेंसी कम कर सके। अब देखो यहाँ पे क्या, पर्सन 3 है, 3 है, 2 है, 1 है। अगर फॉरेन की कंसेप्ट नहीं होता तो मैं लिखता भाई पर्सन 3 का नाम लिखता, फर्स्ट नेम लिखता, एज लिखता, फिर से उसका नाम लिखता पर्सन 3 का ही, फिर उसकी एज, देन 2 की, देन 1 की। तो क्या हो रहा है, देखो रिडंडेंसी हो रही है ना यहाँ पे। तीसरा जो यूजर है उसके 2 ऑर्डर हैं, ठीक है, तो रिडंडेंसी हो रही है, डेटा स्टोरेज हो रहा है फालतू का। तो यही तो यूज है, फॉरेन की यही तो कम करती है, और हम उसको यूनिक बना देंगे तो फायदा क्या हुआ, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भाई, क्वेरी लिखनी है, कस्टमर एंड सेल्समैन हु लिव्स इन सेम सिटी। दो टेबल है मेरे पास, सेल्समैन एंड कस्टमर। हमें वो कस्टमर एंड सेल्समैन निकालने हैं जो कि सेम सिटी में रहते हैं। मैं लिखता हूँ सिलेक्ट सेल्समैन डॉट नेम कॉमा कस्टमर डॉट नेम कॉमा कस्टमर डॉट सिटी। ठीक है, यानी कि हमें क्या चाहिए फाइनल रिजल्ट में, यहाँ पे क्या आ जाए, सेल्समैन का नाम आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, कस्टमर के नाम आ जाए, और वो सिटी आ जाए जो कि कॉमन है दोनों के बीच में। ठीक है, सिलेक्ट सेल्समैन डॉट नेम कॉमा कस्टमर डॉट नेम कॉमा कस्टमर डॉट सिटी फ्रॉम सेल्समैन कॉमा कस्टमर। अब देखो इससे क्या हुआ, सेल्समैन कॉमा कस्टमर, ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा किसका, इन सभी रोज का इन सभी कॉलम के साथ। ठीक है, हर रो का क्या होगा, ज्वाइन हो जाएगा हर कस्टमर को, हर सेल्समैन की रो का ज्वाइन हो जाएगा हर कस्टमर की रो के साथ। ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं n है सेल्समैन में रोज, कस्टमर में क्या है m है, तो सेल्समैन कॉमा कस्टमर में कितने रिजल्ट आएंगे, n into m। ठीक है, यानी कि सारे रिजल्ट आ जाएंगे मेरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबकी सबके साथ मैपिंग हो जाएगी। अच्छा, हमें वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जहां पर दोनों के सिटी के नाम इक्वल हो। तो वेयर लिख देता हूं, वेयर सेल्समैन डॉट सिटी इज इक्वल टू कस्टमर डॉट सिटी। ठीक है, इतना लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा अपना, खत्म। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। सबसे पहली बात, प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक आइडेंटिफायर होती है हर रो का। मान लीजिए, अपने दिमाग में इमेजिन करिए, मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट का, उसमें 3 कॉलम है, आईडी, नेम एंड पैन कार्ड नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई प्राइमरी की होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, उसमें 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम एंड पैन कार्ड नंबर। तो हर स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होता है। ठीक है, तो हम रोल नंबर को क्या बना देंगे, रोल नंबर को बना देंगे प्राइमरी की। तो फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है, यूज्ड टू सर्व एज यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रो इन द टेबल, यानी कि हर रो का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, यानी कि वो रिपीट नहीं हो सकता, रोल नंबर रिपीट नहीं हो सकता है, हर स्टूडेंट का यूनिक होता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा भाई कि पैन कार्ड नंबर भी तो यूनिक होता है, तो उस पर अभी आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड पॉइंट है, 1 कॉलम कैन बी प्राइमरी की। कह रहा है भाई एक ही कॉलम प्राइमरी की हो सकता है, ये नहीं कि एक टेबल में 2 प्राइमरी की हैं। ठीक है, हमें पता है रोल नंबर हमारे केस में प्राइमरी की है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, कैन नॉट चेंज और डिलीट वैल्यूज स्टोर्ड इन प्राइमरी की। भाई प्राइमरी की में अगर आपने स्टोर कर दिया है कुछ, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकता। फोर्थ क्या है, अब प्राइमरी की सपोर्ट्स ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू। हाँ, प्राइमरी की सपोर्ट करता है ऑटो इंक्रीमेंट, यानी कि जैसे ही आप नया स्टूडेंट ऐड करोगे, चाहे आप उसको खुद से ना लिखो, वो ऑटो इंक्रीमेंट सपोर्ट करता है, वो अपने आप एक बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी मेरे टेबल में 1 2 3 स्टूडेंट पड़े हुए हैं विद रोल नंबर 1 2 3, तो जैसे ही एक आप नया स्टूडेंट ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली 4 आईडी के साथ वो ऐड हो सकता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, कोई नल वैल्यू नहीं होगी प्राइमरी की। ठीक है, एक और है यहाँ पे कि प्राइमरी की क्रिएट करता है क्लस्टर्ड इंडेक्स, इस पे अभी आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है भाई, प्राइमरी की हो गया है। यूनिक की क्या होती है, पहला पॉइंट क्या है, यूनिक कीज यूनिकली डिटरमाइन अ रो व्हिच इजंट प्राइमरी की। ठीक है, अब देखिए, मैं ध्यान से सुनिए, अब देखिए एक टेबल में, जैसे हमारा टेबल था, उसमें आईडी थी, नाम था और पैन कार्ड नंबर था। अब देखिए आईडी भी क्या है, यूनिक है, पैन कार्ड भी क्या है, यूनिक है, लेकिन प्राइमरी की जो है वो तो एक ही हो सकती है। ठीक है, तो कंसेप्ट आया यूनिक की का, समझ रहे बात को। तो अगर एक ओ है वो यूनिक है अपने आप में, यानी कि सारे रोज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी उस कॉलम के लिए, जैसे कि पैन कार्ड है हमारा, तो उसको हम बना देंगे क्या, यूनिक की, यानी कि इस बार हम पैन कार्ड को क्या बना देंगे, यूनिक की बना देंगे। ठीक है, अ टेबल कैन हैव मोर देन 1 यूनिक की। हाँ भाई, हो सकती है। पैन कार्ड नंबर हो गया, मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है, तो मेरे टेबल में इस समय 4 कॉलम है, नाम है, रोल नंबर है, नाम ऑफ स्टूडेंट है, पैन कार्ड नंबर है एंड ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है। तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंड पैन कार्ड नंबर दोनों ही यूनिक की हो सकती हैं। ठीक है, प्राइमरी की सिर्फ एक हो सकती है, यूनिक की कितनी हो सकती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, वी कैन चेंज यूनिक की वैल्यूज। हाँ, हम चेंज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, यूनिक की डज नॉट सपोर्ट ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू। हाँ, जैसे प्राइमरी की ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहती थी, यूनिक की नहीं होती है। पांचवी क्या है, नल वैल्यू हो सकती है और क्रिएट करता है ये नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। ठीक है, तो भाई और सारी चीजें समझ में आती हैं, प्राइमरी की भी समझ में आ गई है, यूनिक की भी समझ में आ गई है। अब इसमें 2 पॉइंट थे, प्राइमरी की क्या क्रिएट करता है, क्लस्टर्ड इंडेक्स, और यूनिक की क्या क्रिएट करता है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स।
सबसे पहले इंडेक्स देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडेक्सिंग क्या होती है टेबल के अंदर। अब देखिए मेरे पास मिलियंस ऑफ रोज हैं एक टेबल में, तो मैं आपसे बोलूं कि बताओ भाई वो स्टूडेंट्स बताओ जिनका रोल नंबर 5000 से ज्यादा और 6000 से कम है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स उठा के ले आओ। ठीक है, तो अगर मिलियंस ऑफ रोज है मेरी तो मैं 1 बाय 1 चेक करूंगा, ठीक है, और 5000 से 6000 के बीच में जो डेटा है उसको उठा के ले आऊंगा। ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 लाख डेटा है मेरा, ठीक है, और मैंने बोला आपसे 99,000 से लेके 1 लाख तक के रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स लेकर आओ, तो वो स्टार्टिंग से चेक करेगा, ठीक है, और बहुत टाइम लगाएगा एंड में पहुंचते पहुंचते। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हमारे इस केस में। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इंडेक्सिंग। अब जैसे हमारी बुक होती है, मैं बोलता हूं भाई 4th चैप्टर निकालिए, तो हम क्या करते हैं उसके कंटेंट में चेक करते हैं कि 4th चैप्टर जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम वहां से देख लेते हैं पेज नंबर और फिर उस पेज नंबर पे चले जाते हैं। इसी तरह डेटाबेस में इंडेक्सिंग का काम किया जाता है। तो होता क्या है, जैसे ही मैं टेबल क्रिएट करता हूं तो मैं उसमें लिख देता हूं भाई ये वाली प्राइमरी की होगी। जैसे ही मैं लिखता हूं ये वाली प्राइमरी की होगी तो उसके अलोंग एक क्लस्टर्ड इंडेक्स बन जाता है। ठीक है, जैसे हमारे केस में हमारे टेबल में रोल नंबर था, नाम ऑफ स्टूडेंट था और पैन कार्ड था। तो मैंने क्या किया, मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया, तो उसके अलोंग प्राइमरी की के अलोंग बोले तो रोल नंबर के अलोंग क्लस्टर्ड इंडेक्स बन गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया रोल नंबर को एक असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें ढूंढने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा हो यहाँ पे क्लस्टर्ड इंडेक्स में क्या होता है, ऑर्डर में हम उसको सॉर्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने प्राइमरी की बोले तो रोल नंबर के अलोंग क्लस्टर्ड इंडेक्स बना दिया था, तो यहाँ पे सॉर्ट हो जाएंगे सारे रोज, सारे स्टूडेंट्स किसके अलोंग, रोल नंबर के अलोंग। अच्छा, बोले तो डिक्शनरी की तरह हो जाता है टेबल अपना। डिक्शनरी में क्या होता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वर्ड्स हमारे रहते हैं। अगर मैं बोलूं कि गुड का हिंदी बताइए डिक्शनरी में, तो आप क्या करोगे, आप जी पे चले जाओगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। क्यों? हमें पता है गुड जो है वो जी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसी तरह से क्लस्टर इंडेक्स में होता है। अगर मैं बोलूं कि 5000 स्टूडेंट निकालिए जिसके रोल नंबर 5000 है, तो होगा क्या, उसे पता है कि भाई प्राइमरी की अलोंग क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग हो रखी है, तो वो बाइनरी सर्च का यूज करते हुए 5000 जल्दी से फाइंड कर लेगा, 1 बाय 1 नहीं जाएगा। अगर सॉर्टेड नहीं होते, अगर क्लस्टर्ड इंडेक्स नहीं होता तो वो बिखरे पड़े रहते ऐसे ही रेंडमली, तो उसको टाइम लगता 1 बाय 1 सर्च करने में। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रखे हैं, तो बाइनरी सर्च के कारण यहाँ पे जल्दी से फाइंड कर लेगा। अब लिखा हुआ है यहाँ पे ओनली 1 पर टेबल। क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या करता है, देखो सॉर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब देखो मैंने बोला कि भैया जो मेरा टेबल है उसमें नाम है, ठीक है, रोल नंबर है एंड पैन कार्ड है। ठीक है, तो भाई उसको हम सॉर्ट, उसको जो अरेंज कर सकते हैं वो एक ही टेबल के अलोंग तो कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकता मैं कि भैया पैन कार्ड के अलोंग भी करो, रोल नंबर के अलोंग भी करो। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक ही इंडेक्स होता है। ठीक है, क्लस्टर्ड इंडेक्स कैन ओनली बी 1। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि बुक की तरह होता है। ठीक है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होता है, बुक की तरह होता है। कैसे भाई बताइए? डिक्शनरी और बुक में क्या डिफरेंस है? डिक्शनरी में क्या होता है, सॉर्टेड ऑर्डर में सब अरेंज्ड रहते हैं। बुक में क्या होता है, बुक में कंटेंट होता है। समझ रहे हो, बुक में क्या होता है, कंटेंट होता है। तो उसी तरह से नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होता है, एक कंटेंट की तरह बना रहता है। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, वही नाम लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है एंड पैन कार्ड लिखा हुआ है। ठीक है भाई, रोल नंबर के अकॉर्डिंग तो मैंने क्लस्टर्ड इंडेक्स बना दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो वो सॉर्टेड हो गए असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पैन कार्ड को भी इंडेक्स बनाना है। मैं उसको क्लस्टर्ड तो नहीं बना सकता हूं, ठीक है, क्योंकि क्लस्टर्ड तो एक ही होता है, तो मैं उसको नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बना दूंगा। अच्छा, वो कैसे बताता हूं अभी। तो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में क्या होता है, मेरा टेबल एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसको तो सॉर्टेड हो गया है पहले। ठीक है, कि इसके अलोंग प्राइमरी की के अलोंग जो कि रोल नंबर है। लेकिन इस केस में क्या होगा, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में मान लीजिए मैं पैन कार्ड को नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बना रहा हूं, तो क्या होगा, एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा टेम्परेरी। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें सारे पैन कार्ड होंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक रो एड्रेस होगा। ठीक है, रो एड्रेस किसका होगा, कॉरस्पॉन्डिंग रो का, कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट का। ठीक है, तो टेबल तो एज इट इज रहेगा, एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट हो जाएगा किसका, पैन कार्ड नंबर का। ठीक है, और दूसरा कॉलम क्या होगा उसमें, रो आईडी या फिर रो एड्रेस। ठीक है, और वो अरेंज हो जाएगा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा सर्चिंग में ऑब्वियसली। तो जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो फटाफट से वही बाइनरी सर्च
सर्च का इस्तेमाल करके वो देख लेगा कि भैया कौन सा पैन कार्ड है और पैन कार्ड नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग रो आईडी मिल जाएगी उसको, और फिर रो आईडी को ओरिजिनल टेबल में सर्च करेगा, उठा के पटक के ला देगा हमको, भैया ये लो। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। तो बुक की तरह होता है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में, जैसे कि बुक में एक एक्स्ट्रा पेज डालते हैं हम कंटेंट के लिए, ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगा हमें एक टेम्परेरी टेबल के लिए। ठीक है, और ये मल्टीपल हो सकता है। पैन कार्ड को भी बना सकते हो, अगर कोई कल को नया कॉलम आ जाता है जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, तो उसको भी आप नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बना सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं देखूं तो फास्ट और स्लो, फास्ट कौन सा है? देखिए यहाँ पे क्लस्टर्ड इंडेक्स में डायरेक्टली हम सर्च कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में पहले टेम्परेरी टेबल में जाएंगे, फिर हम उस रो आईडी को उठाएंगे, फिर ओरिजिनल टेबल में रो आईडी ढूंढेंगे, तब हमें डेटा मिलेगा। तो यानी कि नॉन क्लस्टर इंडेक्स थोड़ा स्लो होते हैं। ठीक है, और नॉन क्लस्टर इंडेक्स में एडिशनल स्टोरेज भी चाहिए होती है ऑब्वियसली उस टेम्परेरी टेबल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इन जावा इज मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ द पेरेंट ऑब्जेक्ट। बोले तो मतलब क्या है इसका मतलब? देखिए ये क्या है, मेरी क्लास है एनिमल क्लास, उसमें एक मेथड है एनिमल कैन मूव। ठीक है, एक दूसरी क्लास है डॉग, वो एक्सटेंड करती है एनिमल क्लास को, उसमें भी एक क्या है मेथड है मूव। देखना कुछ नहीं है, हमें ये देखना है इनहेरिटेंस क्या होता है। अब देखिए डॉग जो है वो एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, बोले तो एनिमल की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो डॉग के पास आ जाएंगी। ठीक है, अभी मैंने इसका अपना मूव मेथड लिखा हुआ है, अगर मैं इसका अपना मूव मेथड नहीं लिखता तो वो एनिमल का मूव मेथड कॉल करा लेता। ठीक है, तो इनहेरिटेंस ये होता है कि पेरेंट क्लास जो कि यहाँ पे एनिमल है, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर रही है डॉग क्लास, बोले तो एनिमल की कुछ फंक्शनैलिटीज अब डॉग के पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? इट इज अ कंसेप्ट बाय व्हिच वी कैन परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। अभी बताऊंगा क्या मतलब है। दो तरह के होते हैं, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पहले देखते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर बोल देते हैं उसको मेथड ओवरलोडिंग। देखिए एक क्लास है मेरे पास, ठीक है, उसमें क्या हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, जैसे कि एक सम मेथड हो सकता है जो कि इंट ए कोमा इंट बी ले रहा हो, एक और सम मेथड हो सकता है जो कि इंट ए कोमा इंट बी कोमा इंट सी ले रहा हो। ठीक है, तो ये क्या है, हम मेथड को ओवरलोड करा रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक और पॉलीमॉर्फिज्म होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरराइडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखो ये क्या था, मेथड ओवरलोडिंग था। ठीक है, जब हम एक ही क्लास में दो मेथड्स हमारे हैं विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, फिर क्या है मेथड ओवरराइडिंग जो कि होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसकी शक्ल देखिए क्या होती है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की ये शक्ल होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्लास है एनिमल, एक क्लास है डॉग। डॉग जो है वो एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एनिमल की परिभाषा क्या है मूव की, एनिमल्स कैन मूव। ठीक है, लेकिन डॉग ने ओवरराइड कर दिया मूव को, पेरेंट मूव को ओवरराइड कर दिया और उसमें लिख दिया है डॉग्स कैन वॉक एंड रन। ठीक है भाई, तो ओवरराइड कर दिया है डॉग ने मूव को, तो ये क्या है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, बोले तो मेथड ओवरराइडिंग। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, एनिमल एनिमल इज इक्वल टू न्यू डॉग। तो देखिए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉली यानी कि मैनी, मॉर्फ यानी कि फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। अब देखिए एनिमल, माई एनिमल इज इक्वल टू न्यू डॉग लिखा हुआ है, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है इज अ रिलेशनशिप, बोले तो डॉग इज अ एनिमल। ठीक है, डॉग इज अ एनिमल। एनिमल यहाँ पे कैट भी आ सकता है, यहाँ पे डॉग भी आ सकता है। ये जो माई एनिमल है इट कैन टेक मैनी फॉर्म्स, यहाँ पे डॉग भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे अगर दूसरी कैट आ जाए तो कैट भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। तो क्या है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, मैनी फॉर्म्स, माई एनिमल कोई भी फॉर्म ले लेगा, किसका फॉर्म ले लेगा, चाइल्ड क्लास का फॉर्म ले लेगा। यानी कि यहाँ पे चाइल्ड क्लास क्या है, डॉग है। क्यों चाइल्ड क्लास डॉग है, क्योंकि डॉग एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को। अगर कैट एक्सटेंड करता है एनिमल को तो यहाँ पे मैं न्यू कैट भी लिख सकता था। तो हमने देख लिया है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और हमने देख लिया है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगर कोई पूछता है पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो बोला मैनी फॉर्म्स। मैनी फॉर्म्स यहाँ पे क्या है, सम जो है वो दो फॉर्म में आ सकता है, जैसे कि मैंने मेथड ओवरलोडिंग में बताया आपको। ठीक है, सम क्या हो सकता है भाई, सम 2 इंटीजर ले सकता है या फिर सम 3 इंटीजर ले सकता है। तो इस फंक्शन के 2 फॉर्म्स हैं। ठीक है, उसी तरह से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बोले तो एग्जांपल दे दीजिएगा कि भैया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है, जो कि क्या होता है भाई, मेथड ओवरराइडिंग एक एग्जांपल है। ठीक है, या फिर बोल देना इज अ रिलेशनशिप, जो मैंने बताया एनिमल एनिमल इज इक्वल टू न्यू डॉग, या फिर एनिमल एनिमल इज इक्वल टू न्यू कैट। तो भाई जो एनिमल है वो फॉर्म ले सकता है डॉग का या फिर कैट का।
एक और एग्जांपल मेथड ओवरराइडिंग, यानी कि ये जो है हम उसको ओवरराइड करा सकते हैं, अपना मूव मेथड लिख सकते हैं। अगर अपना मूव मेथड नहीं लिखते तो एनिमल वाला मूव मेथड कॉल होता। अगला क्वेश्चन है भाई डिफरेंस बिटवीन क्लासेस एंड इंटरफेस। देखिए क्लास क्या होती है, उसमें एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, बोले तो उसमें फील्ड्स होती हैं और फंक्शंस होते हैं, ठीक है, मेथड्स होते हैं। लेकिन इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ मेथड्स होते हैं और उनकी भी सिर्फ परिभाषा होती है, ठीक है। लिखा है मैंने यहाँ पे क्लास में कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कंक्रीट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट बोले तो भाई उनकी सिर्फ परिभाषा होगी, ठीक है, उनका सिर्फ नाम वगैरह लिखा होगा, सिग्नेचर होगा, उसकी बॉडी नहीं होगी। तो क्लास के अंदर बिना बॉडी वाले भी होंगे और बॉडी वाले भी होंगे, ठीक है। लेकिन इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिना बॉडी वाले मेथड्स हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। भैया सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होती है, तो उसी की प्रक्रिया को बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये पहला स्टेप होता है प्लान करना, फिर एनालाइज करना, फिर डिजाइन करना, देन इंप्लीमेंट करना, देन टेस्ट करना, देन मेंटेनेंस। SDLC के अब टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल हो गया, एजाइल मॉडल हो गया, एटसेट्रा। पहला कि भाई जावा में स्ट्रिंग्स जो होती हैं हमारी वो इम्यूटेबल होती हैं, यानी कि एक बार आपने लिख दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रिंग ए मैंने एक डिफाइन कर दिया है हेलो के नाम से, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करता हूँ a.concat करता हूँ, a.concat और लिखता हूँ यहाँ देयर, हेलो देयर, और फिर प्रिंट कराता हूँ ए को ही। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। रन एज जावा एप्लीकेशन करते हैं तो देखो हेलो ही आया, यानी कि मैंने कॉन्कैटिनेट करा दिया है इसको, हेलो को देयर से कॉन्कैटिनेट करा दिया है, आना चाहिए हेलो देयर, लेकिन क्या आ रहा है, हेलो ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक बार स्ट्रिंग आपने डिफाइन कर दी है, एक बार लिख दी है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। हम कर सकते हैं यहाँ पे चेंज, कैसे, अगर मैं a इज इक्वल टू a.concat कर रहा हूं तब हेलो देयर आ जाएगा, तब क्या आ जाएगा, हेलो देयर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब मैं री इनिशियलाइज कर रहा हूं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, री इनिशियलाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं भाई, चेंज नहीं कर सकते हैं, री इनिशियलाइज कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है अब वो देखते हैं। तो जावा के अंदर क्या आता है, हीप मेमोरी आती है, और हीप मेमोरी के अंदर क्या आती है भाई, SCP, बोले तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ठीक है। जब भी मैं कोई स्ट्रिंग लिखता हूं, स्ट्रिंग a इज इक्वल टू हेलो, तो SCP के अंदर वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। और अब क्योंकि मैं a वेरिएबल ले रहा हूं तो a जो है वो इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग b इज इक्वल टू हेलो। मान लेते हैं मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग c इज इक्वल टू हेलो। तो होगा क्या, देखो यहाँ पे अब मेरे पास तीन वेरिएबल है a b c, ठीक है, तीनों इसी मेमोरी को पॉइंट करेंगे, हेलो को, ठीक है, तीनों जो हैं वो इसी मेमोरी को पॉइंट करेंगे। अगर मान लेते हैं म्यूटेबल होती स्ट्रिंग, ठीक है, म्यूटेबल होती स्ट्रिंग, यानी कि a.concat जो करा रहा था मैं वर्ल्ड को, हेलो वर्ल्ड हो जाता है यहाँ पे, तो देखो b भी हेलो वर्ल्ड हो जाता, c भी हेलो वर्ल्ड हो जाता, और हमको क्या चाहिए था, सिर्फ a.hello world, यानी कि a हेलो वर्ल्ड चाहिए था हमें, लेकिन यहाँ पे b भी हो जाएगा हेलो वर्ल्ड और c भी हेलो वर्ल्ड हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है। तो इसलिए जो है स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है जावा के अंदर, ठीक है भाई। तो पहला देख लिया सिक्योरिटी, मल्टी थ्रेडिंग भी देख लिया, फिर देख लिया इफ वन रेफरेंस वेरिएबल चेंजेस द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इट विल बी अफेक्टेड बाय ऑल रेफरेंस वेरिएबल्स, ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन। दूसरा क्वेश्चन क्या भाई, चेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं। देखो अगर आप एक्लिप्स में कोड लिख रहे हो, ठीक है, और रेड लाइन आ रही है भाई, दिक्कत हो रही है, यानी कि कंपाइल टाइम पे कुछ एरर आ रही है, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपने वो कंपाइल कर दिया, ठीक है, फिर फटा है कोड, इसका मतलब क्या है कि भैया रन टाइम एरर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे आते हैं वो होते हैं चेक्ड एक्सेप्शन, जो कि रन टाइम पे आते हैं वो होते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब देखो जावा के अंदर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है, नल पॉइंटर कब आता है, रन टाइम पे आता है, तो वो रन टाइम पे आने वाला नल पॉइंटर एक्सेप्शन हुआ अनचेक्ड एक्सेप्शन का एग्जांपल। चेक्ड का नो सच फील्ड एक्सेप्शन, कोई फील्ड लिख रहे हैं लेकिन वो फील्ड है नहीं, तो कंपाइल टाइम पे दिखा देगा, एक्लिप्स में लिख रहे होंगे वो तभी दिखा देगा भाई कि नो सच फील्ड एक्सेप्शन, ठीक है ना, तो वो होगा चेक्ड एक्सेप्शन। अब देखो चेक्ड एक्सेप्शन है तो उसके लिए हमें कैच ब्लॉक लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंपाइल टाइम पे हमें दिख रहा है वो आंखों से, लेकिन नल पॉइंटर एक्सेप्शन दिखता नहीं आंखों से, तो उसके लिए हमें कैच ब्लॉक की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन। अगला C++ और जावा में डिफरेंस क्या है भाई। C++ क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जावा इंडिपेंडेंट है। C++ मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, जावा नहीं करता। C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो सकती है, जावा में नहीं होती है। और C++ में सपोर्ट नहीं है
थ्रेड्स का इनबिल्ट, ठीक है, लेकिन जावा में है। बहुत बेहतरीन। फिर से एक बार, C++ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होती है, लेकिन इनबिल्ट सपोर्ट नहीं है थ्रेड्स का, ठीक है। जावा में प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, थ्रेड भी है भैया डिफॉल्ट, और मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी है। अब ये स्टोरी पॉइंट्स इन अजाइल क्या होता है, देखो अजाइल क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक प्रोसेस होती है अजाइल, जिसमें क्या होता है धीरे धीरे हम प्रोडक्ट देते रहते हैं क्लाइंट को, ठीक है, एक साथ नहीं देते, धीरे धीरे करके देते हैं, ठीक है। स्टोरी पॉइंट्स कुछ नहीं है भाई, एक मेजरमेंट है कि ये कितना डिफिकल्ट टास्क है, कितना घंटे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, समझ रहे हो बात को। हम ये नहीं कहेंगे स्टोरी अजाइल में कि भैया मेरे को 5 दिन लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि भैया स्टोरी पॉइंट्स, इतने स्टोरी पॉइंट्स लगेंगे। स्टोरी पॉइंट्स क्या है, मेजरमेंट है किसका, उसकी डिफिकल्टी का, या फिर बोल दीजिए उसके टाइम का कि कितना टाइम लगेगा। अच्छा, अब स्टोरी क्या है, स्टोरी कुछ नहीं है, एक फीचर मान लो, एक फीचर बनाना है तो वो स्टोरी होगी, और उसका कितना टाइम लगेगा वो हो गया स्टोरी पॉइंट, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जेडीके वर्सेस जेवीएम वर्सेस जेआरई, ठीक है भाई। जेडीके का मतलब क्या था, जावा डेवलपमेंट किट। इसका मतलब है अगर मैं डेवलपर हूं, मुझे अपने सिस्टम पर जेडीके चाहिए होता, क्यों, क्योंकि मुझे प्रोग्राम लिखना भी है और चलाना भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है जेआरई। जेआरई सिर्फ और सिर्फ चलाने के लिए काम आता है, ठीक है, जावा प्रोग्राम को चलाने के लिए काम आता है, ठीक है। अब ये डायग्राम देखेगा, जेडीके है, उसके अंदर क्या क्या है, जेआरई भी है और जेवीएम भी है, समझ रहे हो। तो अगर मैं जेडीके इंस्टॉल कर लेता हूं तो मैंने सब इंस्टॉल कर लिया, जेवीएम भी, जेआरई भी, बहुत बढ़िया। तो लिखा है भैया जेडीके क्या होता है, जेआरई, ठीक है, जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स जैसे कि जावा सी जावा, ठीक है, यानी कि जेडीके के अंदर जेआरई आ गया और कुछ डेवलपमेंट टूल्स आ गए, जावा जावा सी करके कंपाइलर जो होते हैं वो, ठीक है। और किस लिए यूज करते हैं हम, डेवलप भी कर देंगे, रन भी कर देंगे, ठीक है। जेआरई हमें पता है भैया डेवलप एंड रन जो कर रहा है, जो रन हो रहा है वो किससे हो रहा है, वो जेआरई से तो हो रहा है, ठीक है। जेडीके क्या कर रहा है, डेवलप एंड रन, रन किससे हो रहा है, जेआरई से तो हो रहा है। अच्छा, तो जेआरई मतलब ओनली रन जावा एप्लीकेशन, जेआरई क्या करता है, रन करता है जावा एप्लीकेशन को बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जेवीएम आता है, जेवीएम देखो यहाँ पे डायग्राम में, जेवीएम किसका पार्ट है, जेआरई का पार्ट है, जेडीके का पार्ट है ऑब्वियसली। तो आप प्रोग्राम किसी से भी चलाओ, जेडीके से चला रहे हो या फिर जेआरई से चला रहे हो, वो फाइनली चलना किससे है, जेवीएम से ही चलना है। तो जेवीएम क्या है, इंटरप्रेटर है जो कि पार्ट है किसका, जेडीके का भी एंड जेआरई का भी, और जावा के प्रोग्राम को चलाता है लाइन बाय लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से एक बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेडीके वर्सेस जेवीएम वर्सेस जेआरई। जेडीके क्या करता है, डेवलप भी करता है, रन भी करता है, जेआरई क्या करता है, रन करता है, और जो एक्चुअल में रन होता है वो किसमें होता है, जेवीएम में। भैया जावा जो है ना वो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्यों, क्योंकि जावा में हम डेटा टाइप्स यूज करते हैं प्रिमिटिव वाले कुछ जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल, ठीक है, इसलिए नहीं है। मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या है, देखो एग्जांपल है, मेथड, ध्यान रखना, मेथड ओवरराइडिंग बोले तो घंटियां बजनी चाहिए किसकी, इनहेरिटेंस की, ठीक है, और मेथड ओवरलोडिंग में फंक्शन सिग्नेचर की। फिर से एक बार, मेथड ओवरराइडिंग बोले तो इनहेरिटेंस, मेथड ओवरलोडिंग बोले तो फंक्शन सिग्नेचर। देखो अब ध्यान से, यहाँ पे एनिमल है क्लास, ठीक है, बहुत बढ़िया, उसमें क्या है, फंक्शन ईट है, उसमें प्रिंट करा रहा हूं मैं ईटिंग, ठीक है। फिर डॉग है एक क्लास जो कि एक्सटेंड कर रही है एनिमल क्लास को, ठीक है, और ओवरराइड कर रही है ईट मेथड को, ठीक है ना। अब जो डॉग क्लास है वो कह रहा है कि भाई मैं अपने पेरेंट क्लास जो कि है एनिमल, उसका ईट मेथड नहीं यूज करूंगा, मैं अपना खुद का लिखूंगा, ठीक है। तो वो अपना खुद का ईट मेथड लिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या, ओवरराइडिंग। अच्छा, अब ओवरलोडिंग क्या है, देखो ओवरलोडिंग सेम क्लास में 2 मेथड लगा दिए, ठीक है, ऐड, लेकिन सिग्नेचर बदल दिया उसका, क्या, पहले में क्या है 2 इंटीजर आ रहे हैं, दूसरे में क्या है 3 इंटीजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ओवरराइडिंग बोले तो इनहेरिटेंस, ठीक है, और ओवरलोडिंग बोले तो भैया मेथड जो है, फंक्शन जो है उसका सिग्नेचर बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जेपीए वर्सेस हाइबरनेट। देखिए जेपीए क्या है, जेपीए एक इंटरफेस है, ठीक है, कोई उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है, बहुत बढ़िया। हाइबरनेट क्या है भैया, ये मान लीजिए हाइबरनेट जो है वो इंप्लीमेंटेशन है किसका, जेपीए का, और साथ के साथ कुछ और फंक्शनैलिटीज भी हैं जो कि जेपीए के अंदर नहीं है, ठीक है। जेपीए इज अ इंटरफेस, हाइबरनेट क्या है, इंप्लीमेंटेशन। स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में डिफरेंस देखिए, स्प्रिंग किसके लिए फेमस है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। स्प्रिंग बूट में भी होती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑब्वियसली, लेकिन स्प्रिंग बूट क्या है, मॉड्यूल है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का, पहले तो ये, ठीक है। स्प्रिंग पता है हमें क्या होता है, जावा का फ्रेमवर्क है टू बिल्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन, बहुत बढ़िया बात है, मजा आ गया। लेकिन स्प्रिंग बूट क्या है, स्प्रिंग बूट भी सेम ही चीज करता है, लेकिन स्प्रिंग बूट क्या है, एक मॉड्यूल है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का, समझ रहे हो, ठीक है। बना क्यों है, क्योंकि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए बना है ये, ठीक है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन यानी कि बॉयलर प्लेट कोड की जरूरत नहीं पड़ती, फटाफट से काम हो जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। स्प्रिंग में क्या एक्सएमएल वगैरह लिखते फिर, स्प्रिंग बूट में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आराम से कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है चीजें। बॉयलर प्लेट फालतू का कोड जो लिखना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो नहीं लिखना पड़ता है स्प्रिंग बूट में, ठीक है।
अच्छा हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग में लिखा है भैया वी नीड टू सेट अप सर्वर एक्सप्लिसिटली, यानी कि हमें खुद से सेटअप करना पड़ता है सर्वर, ठीक है। और स्प्रिंग बूट में एम्बेडेड होता है पहले से, ठीक है। इन मेमोरी डेटाबेस नहीं होता स्प्रिंग में, ठीक है, लेकिन इसमें होता है H2 इन मेमोरी डेटाबेस। बहुत बढ़िया। तो कुछ नहीं है भैया, स्प्रिंग बूट क्या है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए फेमस है, मॉड्यूल है किसका, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का, और एम्बेडेड सर्वर होता है और H2 इन मेमोरी डेटाबेस भी होता है। अजाइल वर्सेस स्क्रम। अच्छा देखिए, अजाइल क्या है, अजाइल एक मैंने बताया था, अजाइल क्या है, डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, ठीक है। और स्क्रम क्या है, स्क्रम उसका इम्प्लीमेंटेशन है अजाइल का। समझ रहे हो बात को, अजाइल क्या है, एक मेथोडोलॉजी है, बताया था, कांस्टेंट डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द क्लाइंट, ठीक है। स्क्रम क्या है, उस अजाइल मेथोडोलॉजी का एक क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है। समझ रहे हो, ठीक है। कुछ क्या स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगी अजाइल की उसमें, ठीक है। बहुत बढ़िया। फिर आखिरी क्वेश्चन है, हाउ टू ओवरलोड एंड ओवरराइड मेन मेथड इन जावा। अब जावा में मेन मेथड होता है, तो ओवरलोड कैसे करेंगे, ओवरराइड कैसे करेंगे। देखो पहले बता देता हूं, ओवरलोड तो कर पाएंगे, ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मेन मेथड होता है वो स्टैटिक मेथड होता है, और स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए मैंने 4 मेथड लिखे हुए हैं, ठीक है, मेन ही है, ठीक है, 4 मेन ही मेथड हैं, ये सारे स्टैटिक हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इनके आर्ग्यूमेंट्स देखिए, यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्स है, यहाँ पे क्या है, डबल आर्ग्स है, यहाँ पे कैरेक्टर दे रखा है सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे इंटीजर दे रखा है सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जो हम बचपन से लिखते हैं वो आए हैं, वो ये लिखते हुए हैं स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। रन एज जावा एप्लीकेशन करते हैं, ओरिजिनल मेन एग्जीक्यूटिंग, सिर्फ और सिर्फ यही एग्जीक्यूट हुआ है, इनमें से कोई सा भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो आप ओवरलोड तो कर लोगे, ठीक है, आप ओवरलोड तो कर लोगे, लेकिन चलेगा कौन सा, चलेगा यही स्ट्रिंग आर्ग्स वाला, ठीक है भाई। तो जेवीएम समझदार है, वो क्या करेगा, वो यही मेथड कॉल करेगा, इनमें से कोई सा भी नहीं करेगा। अगर आपको कॉल करना है तो आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से देखो, ये हम चलाते कैसे है इसको, अगर मैं कमांड लाइन से चलाऊंगा तो कैसे चलाते हैं, लिखूंगा जावा और इस क्लास का नाम लिख दूंगा, ठीक है। और अगर कोई आर्ग्यूमेंट देने तो आर्ग्यूमेंट दे दूंगा उसके फाइल के नाम के बाद, जैसे सॉल्यूशन ABC लिख दिया, ठीक है, तो ये चल जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं सोचता हूं ऐसे कि अगर मैं जावा सॉल्यूशन और उसके बाद इंटीजर दे दूं तो ये चल जाएगा, कैरेक्टर दे दूं ये चल जाएगा, डबल की एक एरे दे दूं तो ये चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हर केस में यही चलेगा। अगर आपको ये चलाने हैं, जबरदस्ती चलाने हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जबरदस्ती। कैसे? सॉल्यूशन डॉट कैरेक्टर, यहाँ पे कुछ भी ए, ठीक है। तो भाई ये अगर आपको चलाने हैं तो जबरदस्ती चलाने पड़ेंगे ऐसे करके, ठीक है। ओरिजिनली तो यही चलेगा, ठीक है। तो वीडियो समाप्त हो गई है भाई।